गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं अमरीकी राष्ट्रपति के बारे में। और ये इस टॉपिक पर चौथा वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने उनके पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास किया पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने उनकी निर्वाचन प्रणाली की चर्चा की। तीसरे वीडियो में निर्वाचन प्रणाली पर थोड़ा सा फिर से चर्चा करते हुए हमने उनकी शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमने राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक और विधायी शक्तियों की चर्चा की है, उसके आगे हम आज आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के संबंध में दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, दो शक्तियों की बात होती है मुख्य रूप से। एक न्यायाधीशों की नियुक्ति और दूसरा क्षमादान की शक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो नियुक्ति करता है, लेकिन ये शक्ति पूर्णतया वो अकेले मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता। और न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि करनी होती है सीनेट को। अगर सीनेट उसकी पुष्टि न करे तो फिर न्यायाधीश वो जरूरी पद पर रह नहीं सकता, कहने का अभिप्राय है। न्यायाधीश की नियुक्ति एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा। जो संवैधानिक पद पर नियुक्ति है उसमें राष्ट्रपति को जो है सीनेट की मंजूरी लेनी होती है। क्षमादान की बात हम कर ही चुके हैं कि राष्ट्रपति को संघीय अपराधों के लिए क्षमा करने का अधिकार है। संघ के न्यायालय द्वारा दी गई सजा को समाप्त करने का अधिकार है। और इसमें खास बात यह है कि वो न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने से पूर्व भी किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। एक और भूमिका है उसकी, वो दलीय नेता के रूप में। अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है वो। दो भूमिकाएं। दलीय नेता के रूप में वो कांग्रेस के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करता है, विशेषकर तब जब, क्योंकि दल का सबसे बड़ा नेता ही राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाता है, तो वो कांग्रेस में सीधे सीधे निश्चित रूप से नहीं उसकी दखल नहीं है। संवैधानिक कारणों से संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, इसलिए वो सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अपने दल के नेता के रूप में वो कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस से अपनी आवश्यकता अनुसार कानून बनवा सकता है। इस प्रकार से वो दल के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। आखिरी बात, अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है वो। और संकट के समय में जनता राष्ट्रपति की ओर देखती है, राष्ट्रपति से उम्मीद करती है। विशेषकर जब देश के समक्ष संकट हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। दूसरे विश्व युद्ध में जो है रूजवेल्ट ने बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई थी अमेरिका में, और अमेरिका की विजय में और मित्र राष्ट्रों की विजय में। और इस प्रकार से वो राष्ट्र का नेता होता है संकट के समय में खासकर। अब हम बात करते हैं शक्तियों की वृद्धि के कारण। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को जो संविधान ने बहुत कम शक्तियां, उतनी शक्तियां नहीं दी हैं जितनी वो प्रयोग करता है वास्तव में। और जैसा लास्की कहते हैं, कोई भी संस्था वैसी नहीं रहती जैसी उसकी संविधान द्वारा स्थापना की जाती है। ये हेरल्ड लास्की, जो एक ब्रिटिश विद्वान थे, उनका कहना था। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है कहावत। संविधान ने बहुत कम शक्तियां दी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि संविधान ने राष्ट्रपति को उतनी शक्तियां नहीं दी हैं जितनी व्यवहार में आजकल प्रयोग करने लगा है। कई सारे कारण हैं ऐसे जिन्होंने उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने में सहायता की है?
कार्यपालिका की शक्ति केवल अमेरिका पर में बढ़ी हो ऐसा भी नहीं है, भारत में या ब्रिटेन में सब जगह कार्यपालिका की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ गई हैं, और अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है राष्ट्रपति पदधारियों का व्यक्तित्व। देखिए, कोई पद वैसा ही हो जाता है जैसा उस पर उसको धारण करने वाला होता है। भारत के संदर्भ में अगर मैं उदाहरण दूं तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हुए हैं अब तक। ये 17वीं लोकसभा है और बहुत सारे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री पद पर रहने का मौका मिला है, लेकिन हम उनमें से कुछ अलग निकाल छांट सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कुछ हद तक राजीव गांधी भी को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये 4-5 लोग अलग व्यक्तित्व रखते थे और इनके समय में प्रधानमंत्री पद की शक्तियां निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं ऐसे व्यक्तियों के रहते हुए। दूसरी ओर देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाए। तो व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि कैसा है व्यक्तित्व। आइजनहावर, क्या नाम आपके, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, ट्रूमैन, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि की। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याएं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में राष्ट्रपति के बहुत सारे को विभिन्न निर्णयों में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने में योगदान किया है। कई सारे निर्णयों में राष्ट्रपति की पक्ष में निर्णय दिए हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के समर्थन में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जैसे एक मुकदमा हुआ था वहां पर पदाधिकारियों की पदच्युति के संबंध में, जो बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति करने का संविधान में लिखा है, लेकिन पदच्युति के बारे में नहीं लिखा है संविधान में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या थी कि अगर वो पदच्युत नहीं कर सकता तो फिर तो कैसे काम करवाएगा उन अधिकारियों से, कर्मचारियों से। तो ये माना गया कि राष्ट्रपति की शक्तियों में निहित है, पदच्युत करने की शक्ति भी निहित है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं। तीसरी बात, राष्ट्रपति पद का लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण का क्या मतलब है? क्या राष्ट्रपति का पद शुरू से लोकतांत्रिक नहीं था? शुरू से ही राष्ट्रपति का पद तो निर्वाचित पद रहा है, तो लोकतांत्रिक था। लेकिन लोकतांत्रिक का यहाँ पर मतलब ये है कि पहले जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी, या जो संविधान में लिखा हुआ है, वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया है संविधान में। लेकिन राजनीतिक दलों के उदय के कारण आज राष्ट्रपति का चुनाव जो है केवल नाम मात्र के लिए ही, कहने मात्र के लिए ही अप्रत्यक्ष रह गया, वास्तव में वो प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा हो गया। और इस बदलाव ने जो है राष्ट्रपति को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। आज वो अपने आप को जनता द्वारा चुना हुआ नेता के रूप में देखता है। वो प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया नेता नहीं मानता अपने आप, क्योंकि जनता जब वोट डाल रही होती है तो उसे पता होता है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जैसे अब इस वर्तमान की बात करें तो जो बाइडन को वोट दे रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट दे रहे हैं, उन्हें मालूम था। और ये स्थिति जो है ये राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है अमेरिका का शक्तिशाली देश के रूप में उदय। देखिए, आपको पता है कि 1789 में जब अमेरिका संघ की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर के एक लंबे समय तक अमेरिका ने विश्व राजनीति से अलग रहने की नीति अपनाई और अपने विकास के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। 19वीं शताब्दी में 60 के दशक में गृह युद्ध हुआ, वहां पर सिविल वार हुआ उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच में।
दास प्रथा के मसले पर। और उसके बाद 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे अमेरिका ने जो है उस अलगाव की नीति को छोड़ करके विश्व राजनीति में भाग लेना शुरू किया, और खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सर्वमान्य नेता बन गया, एकमात्र नेता बन गया। ये मतलब एक तरह से हम कहें कि लोकतांत्रिक जो समूह था, उदारवादी देशों का नेता बन गया। दूसरी तरफ सोवियत संघ था, मार्क्सवादी जो साम्यवादी देशों का नेतृत्व उन्होंने किया। और 1990 91 बल्कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति होती है और अमेरिका दुनिया का एकमात्र नेता बन जाता है। तो इस स्थिति ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने में योगदान किया है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र को एक सशक्त नेता की आवश्यकता होती है, और जनता इस बात को समझती है कि अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा है। और अब इतने सालों के बाद जनता को ये भी समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए शक्तियों का कितना महत्व है। तो इन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। संकट काल, नेक्स्ट कारण, जब भी संकट आता है तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका को कुछ नई शक्तियां मिल जाती हैं। संकट चला जाता है, कार्यपालिका से बहुत सारी शक्तियां वापस व्यवस्थापिका या के पास लौट के चली जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शक्तियां उसके पास बच जाती है। हर संकट राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ ना कुछ वृद्धि करके जाता है। सामान्य परिस्थितियां वापस नहीं लौटती कभी भी। यही बात अमेरिका पर भी लागू होती है, और वहां जब जब संकट आते हैं कुछ ना कुछ नई शक्ति राष्ट्रपति को मिलती जाती है। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्य में जटिलता। देखिए आज बहुत प्रशासनिक कार्य जो है उतना आसान नहीं रह गया, बहुत सारे जटिल प्रश्नों पर निर्णय लेने होते हैं प्रशासन को, और जो व्यवस्थापिका है वो उन जटिलताओं को समझ नहीं पाती है, इसलिए कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। और अंतिम कारण जो है वो राजनीतिक दलों की भूमिका। जब अमेरिका संघ की स्थापना हुई 1789 में, तब राजनीतिक दल नहीं थे वहां, लेकिन धीरे जल्द ही वहां पर राजनीतिक दलों का विकास हुआ, और इस विकास ने अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्तिशाली बना दिया। शक्तिशाली कैसे बना दिया कि राष्ट्रपति जिस दल का है, अगर उसी दल का बहुमत है कांग्रेस में, तो उसको कोई समस्या नहीं है, उस पर वो फिर अपने इच्छानुसार देश का प्रशासन चलाने में सक्षम है, क्योंकि वो दल का सबसे बड़ा नेता होता है कांग्रेस में, और उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी हैं उन सदस्यों को ऑब्लाइज करने के लिए, तो वो उनसे जो चाहता है निर्णय करवा लेता है आसानी से। तो ये सब कारण है जो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने में सहायक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति और कांग्रेस। कांग्रेस तो आप लोग समझते ही होंगे, कांग्रेस का मतलब है अमेरिका की संसद। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है अमेरिकी संघ की, उसको कांग्रेस कहा जाता है वहां पर। हमारे यहाँ हम संसद कहते हैं उसको, पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, वहां पर कांग्रेस कहा जाता है। तो ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच के संबंध किस प्रकार के हैं। देखिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। भारत और ब्रिटेन जैसी स्थिति नहीं है वहां पर। वहां पर पहली चीज तो यह है कि कार्यकाल के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, अप्रभावित है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है, कांग्रेस उसको कम नहीं कर सकती। केवल महाभियोग की स्थिति में ऐसा हो सकता है, और महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, बहुत जटिल है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। एक बार 19वीं शताब्दी में एंड्रू जॉनसन राष्ट्रपति थे 1867 में, उनके खिलाफ प्रस्ताव आया था, वो पारित नहीं हो पाया।
एक मत से वो पारित नहीं हो पाया था। और दोबारा जब प्रस्ताव आया, रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने उसके अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी, महाभियोग प्रस्ताव के दबाव में ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ट्रंप, इनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव आया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित हो गया, लेकिन सीनेट में वो नामंजूर हो गया था। तो अब तक स्थिति यह है कि अमेरिका में एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। इसी तरह से कांग्रेस का भी कार्यकाल निश्चित है, समय से पहले नहीं हटाया जा सकता, समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता कांग्रेस के सदनों को। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल के लिए, और सीनेट के जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। सीनेट एक स्थायी सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे ही, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जैसा भारत में है। और कांग्रेस का जो निचला सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका 2 वर्ष का कार्यकाल है। उनके इस कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा, यानी दोनों एक दूसरे से अप्रभावित हैं कार्यकाल के मामले में। दूसरी बात, कार्यों की दृष्टि से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वहां काम करता है, और साथ में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का भी वहां प्रयोग किया गया है। यानी इस क्षेत्र शक्तियों के मामले में दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, और दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति पर कांग्रेस का प्रभाव, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। कांग्रेस को संदेश भेजकर, पहला, राष्ट्रपति कैसे प्रभावित करता है कांग्रेस को? पहला तो यह कि वो संदेश भेजता है। आजकल राष्ट्रपति स्वयं जाकर के अपना संदेश कांग्रेस के दोनों सदनों के समक्ष पढ़ते हैं। बीच में ऐसा था कि राष्ट्रपति लिखित संदेश भेजा करते थे। इस परंपरा को तोड़ करके वापस नई परंपरा बनाई गई है कि वो राष्ट्रपति स्वयं जाकर के अपना संदेश वहां पर पढ़ते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा पारित बिलों पर निषेधाधिकार प्राप्त है। तीसरा, कार्यपालिका आदेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, और इस आधार पर भी वो जो है कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करने के लिए कदम उठा सकता है। चौथी बात, विशेष अधिवेशन आहूत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। कांग्रेस के विशेष सदन बुला सकता है और उनके समक्ष अपनी बात कह सकता है, किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए कह सकता है। वो दलीय प्रभाव के द्वारा भी वो कांग्रेस को प्रभावित करता है। अगर उसके दल का बहुमत है तो वो अपने दल के प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। कांग्रेस सदस्यों को प्रभावित करने के में भी सक्षम है वो। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे लाभ दे सकता है वो उनको, तो ऐसे मामले में वो उनको प्रभावित कर सकता है प्रलोभन दे करके। और अंतिम बात यह है कि वो जनमत से अपील कर सकता है, जनता से अपील कर सकता है। अगर कांग्रेस की बात नहीं सुनती है तो वो जनता से अपील भी कर सकता है। नेक्स्ट, कांग्रेस का राष्ट्रपति पर कैसे प्रभाव है? कांग्रेस कैसे प्रभावित करती है राष्ट्रपति को? पहला, उच्च पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन। जैसे मैंने बताया था, बड़े बड़े राष्ट्रपति पदों पर, जो कैबिनेट के पद हैं, न्यायाधीशों के पद हैं, या संघीय अधिकारियों के पद हैं, उन पर नियुक्ति को मंजूरी सीनेट से लेनी पड़ती है। सीनेट नामंजूर करे तो फिर नहीं हो पाएगा। संधियों का अनुमोदन, ऐसे ही संधियों का भी अनुमोदन करवाना पड़ता है सीनेट से। आपको बहुत ध्यान होगा कि 1919 में जो वर्साई की संधि थी, जिससे राष्ट्र संघ की स्थापना जिसके बाद हुई थी, उसका अनुमोदन नहीं किया था सीनेट ने, तो अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। नेक्स्ट, युद्ध की घोषणा करने से पूर्व कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है। तो कांग्रेस स्वीकृति देगी तभी युद्ध का प्रारंभ किया जा सकता है। बजट कांग्रेस द्वारा पारित किया जाता है, आपको पता ही है। तो बजट के माध्यम से भी कांग्रेस राष्ट्रपति पर नियंत्रण करती है। और अंतिम बात, महाभियोग लगाने का अधिकार तो उसके पास है ही है। तो ये
कई तरीके हैं जिससे कांग्रेस राष्ट्रपति को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में जो अंतिम वीडियो होगा इस टॉपिक पर शेष बचे हुए बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।